हेलो एवरीवन, आप लोग को एसपीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसे कि आप लोग देखें कि इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग बाबर के बारे में जाने थे, मुग़ल वंश के बारे में जाने थे। मैं इसके जस्ट दूसरा पार्ट लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत अच्छा लगा होगा मुग़ल वंशों को जान करके, और जितने भी छात्र और छात्राएँ कॉम्पिटिटिव के लिए भी अगर पढ़ रहे हैं तो उनको मुग़ल वंशों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलते हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मुग़ल वंश के दूसरे संस्थापक हुमायूं से मिलाते हैं, जिसमें कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में आपने बाबर के बारे में देखे और बाबर के बारे में, उनकी सत्ता के बारे में देखे, उनके द्वारा जो अधिपत क्षेत्र था उनके बारे में हम लोग अच्छे तरह से स्टडी किए थे। मैं इन्हीं पार्ट 1 के बाद मैं दूसरा पार्ट 2 को लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ। चलते हैं बच्चों, बहुत वीवीआई पॉइंट को लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बात को बताऊं कि ये कौन है। जैसे कि आप देख रहे हैं हुमायूं के बारे में जानने से पहले मैं इनके पहले वाले वीडियो का अगर याद दिला देते हैं। अगर आप नहीं देखें तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे में लिंक दिया गया होगा, और इस बेल आइकन के ऊपर में मतलब आइकॉन बटन आपको दिखेगा, उस आइकॉन बटन के सहायता से आप इससे पहले वाली वीडियो में आ सकते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यह बात को बता रहा हूं कि मुग़ल वंश का जो दूसरा संस्थापक है, मतलब मुग़ल वंश का जो दूसरा शासक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। मुग़ल वंश का जो प्रथम शासक था वो बाबर था, और बाबर ने ही मुग़ल वंशों को क्या किया था, नींव डाली थी। और बाबर जो थे अपने सही ढंग से, अच्छे ढंग से अपनी शासन सत्ता को नहीं चला पाया, जिनके कारण उसे 4 साल के अंतर्गत ही अपना सीट को क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। और इन सब में अब जान ही रहे कि क्या चल रहा था, वंशानुगत चल रही थी। और इसी वंशानुगत के कारण क्या हुआ, वंशानुगत के कारण ही इसके उत्तराधिकारी इसके पुत्र रहे। हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र रहे। 4 पुत्रों में पहला पुत्र हुमायूं था, दूसरा आपका कामरान था, तीसरा जो कस्तरी था अस्त्री था, और तीसरा जो नाम था हिंदाल था, और एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बानो बेगम था। तो बच्चों, मैं इन सारी बातों को आप लोगों के बीच शेयर करके खुशी हो रही कि आप लोग को समझ में ज़रूर आता है, और साफ साफ मैंने लिखा भी है। आप इन्हें भी देख करके आप अपने कॉपी में छापेंगे, लिखेंगे, जिन्हें याद रखने का एक अच्छे ढंग सा एक याद रखने की एक ज़रिया हो, और जिन्हें आप जब आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो एक बार ज़रूर उसे देखें, जिनके कारण आपका हर इतिहास का वह पहलू आपको तरोताज़ा कर सके। चलिए, मैं आप लोगों के बीच बिना देर किए हुए मुग़ल वंश के दूसरे शासक हुमायूं से मिलवाते हैं। हुमायूं का जो शासनकाल रहा वह 2 ईस्वी में रहा, 2 टाइप में रहा। पहला जो रहा आप देख रहे हैं कि 1530 से लेकर के 1540 तक रहा, और दूसरा जो रहा 1555 से लेकर के 1556 तक रहा। इसमें इसका जो 2 कारण हो गया, ये 2 कारण होने का एक रीज़न हो गया कि ये 1540 में इसके साथ जो युद्ध हुआ था, जो कि इन्होंने अपना सब चीज़ छोड़ करके सिंध प्रांतों में चले गए, और वह प्रांतों के बाद जो पुनः वापस लौटा, और वापस लौटने के बाद यह पुनः इसका जो भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, और ये 1 ही साल के अंतर्गत में इसकी मृत्यु हो जाती है। मैं इनके बारे में पीछे लिखा हूँ, इनके बारे में मैं विशेष बताऊँगा। तो बच्चों, मैं एक और से जानता हूँ इसके परिचय को लेकर के। जैसे कि परिचय जानते हैं कि परिचय क्या है इसका, सबसे पहले मैं इसका नाम बताना चाहूँगा। हुमायूं का जो पूरा नाम है, इसका हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। देखिए क्या नाम है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका नाम है पूरा नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम है, हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। चलिए, इसके बाद वाला बात आता है ये किसका बेटा है, अर्थात इसका पिताजी का क्या नाम है। तो पिताजी का नाम है बाबर, और बाबर का पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब देखिए, याद रहना चाहिए कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था। जहरुद्दीन ये नासिरुद्दीन के पिताजी थे, अर्थात नासिरुद्दीन जहरुद्दीन के पुत्र थे, ध्यान देना है। चलिए, अब इसकी माता का नाम है महज बेगम, महम बेगम। क्या नाम था, महम बेगम इसकी माता का नाम था। तो हुमायूं की माता का नाम, अर्थात बाबर की पत्नी का नाम, ध्यान दीजिएगा। अर्थात बाबर का जो ये कौन थे, बाबर का ये कौन थे, तो पत्नी।
तो अब देखिए हुमायूं का जन्म कब हुआ था, तो जन्म बताना है आपको 6 मार्च 1508 ईस्वी को। 6 मार्च 1508 ईस्वी को, 6 मार्च 1508 ईस्वी को किसका जन्म, तो हुमायूं का जन्म हुआ था। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, मतलब ये राजा अर्थात इसके उत्तराधिकारी कब बने, बाबर के मरने के बाद इसके उत्तराधिकारी कुछ ही दिनों के बाद 2 से 3 यह सब वही 26 दिसंबर था शायद, 26 दिसंबर 1930 में बाबर की मृत्यु हुई थी। और इसी कुछ दिनों के बाद 26 और 4-5 से दिनों में आपका इसका हुमायूं का क्या हो गया, राज्याभिषेक हो गया, अर्थात वो उत्तराधिकारी बने, इसको कुर्सी पर बैठाया गया, किसको, हुमायूं को। देखिए कि क्या हुआ, इसके भाई और बहन की जो बात कही जाए, हुमायूं को मतलब हुमायूं अपना टोटल, हुमायूं के 3 भाई रहे, हुमायूं के 3 भाई रहे, अर्थात बाबर के 4 पुत्र हुए, जिसको हुमायूं के 3 भाई रहे, जिसमें एक और बहन है और 3 भाई रहे, अर्थात बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्रियां थी, जिसमें कि आपको चारों का नाम बता दूं। जैसे पहला पुत्र हुमायूं का आता है, बाबर का आता है तो हुमायूं है, दूसरा कामरान है, तीसरा अस्करी है और चौथा हिंदलाल है और एक पुत्री जो नाम है वह पुत्री का नाम है गुलबदन बानो बेगम। ध्यान देना है कि ये अलग अलग या देखिए ये गुलरुख बेगम जो है, गुलरुख बेगम का ही पुत्र का नाम था कामरान, अर्थात माँ अलग थी और बाप एक ही है, अर्थात बाप का नाम बाबर है। ध्यान दीजिएगा, इसके पिताजी जो है वो एक ही है और माँ अलग अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे मतलब यह हुआ कि बाबर की जो शादियाँ हुई वो बाबर की शादियाँ, कई शादियाँ की थी इन्होंने, जो कि आपको यहाँ पर अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। और अस्करी और हिंदाल की जो माँ का नाम था दिलदार बेगम था। क्या नाम था, दिलदार बेगम। किसका नाम था दिलदार बेगम, हिंदयाल के, अर्थात बाबर की पत्नियों का नाम दिलदार बेगम था। फिर कहेगा गुलबदन बानो बेगम कौन थे, तो आपको बताना होगा कि हुमायूं की बहन का नाम था, हुमायूं का बहन अर्थात बाबर की पुत्री का नाम था। चलिए इसके बाद मैं चलता हूं कि इसके साथ इसके एक प्रारंभिक चुनौतियां भी दिया। प्रारंभिक चुनौती का मतलब होता है इसे अलर्ट किया गया कि आपका संकट, आप देखिए ऐसे कहा जाता है कि हुमायूं जो थे वो एक विद्वान भी थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे ज्ञान भी थे, लेकिन राज्य के अभिषेक, राज्य के बारे में उतना उसे ज्ञान नहीं था। उसके सेना को कैसे चलाना है, क्या करना है, कैसे क्या करना, इसके बारे में विद्वानता नहीं थी। देखिए लेकिन हुआ क्या, कहा जाता है ना कि गांव फूटे गवार लूटे। इसमें कहने का अर्थ यह है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि इन्होंने इसका राज्य को अभिषेक, मतलब राज्य को इन्होंने क्या किया था, खंडित कर दिया था। कई खंड में बांटने के कारण इसका क्या हो गया, कई खंडों में बांटने का कारण इसका क्या होगा कि सभी प्रांत अलग अलग कमजोर पड़ गया था, और यही कमजोरी का कारण दूसरे ने इसका फायदा उठाने लगा था, और जिसके कारण इसका जो सही तरह से इन्होंने भी अपना अधिपति को नहीं स्थापित कर पाया था, जिनके कारण ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। देखिए सबसे बड़ा बात रहा कि साम्राज्य का उन्होंने विभाजन किया था। बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती रही कि इन्होंने साम्राज्य का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, बंटवारा कर दिया। इसी बंटवारा के कारण इसका साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो रहा था, अलग अलग खंडों में बढ़ गए, और जिनके कारण ये कमजोर पड़ रहे थे। चलिए पहला बात आता है कि देखिए बाबर जिस समय थे जिंदा, उसी समय हुमायूं को लेकर के अपने सेना में हुमायूं को लेकर के अपने साथ जाया करते थे। और हुमायूं को लेकर के जैसे जाया करते थे ना, इसमें होता क्या था कि हुमायूं तो बड़ा पुत्र था, और बड़ा पुत्र था तो ये बड़े पुत्र को बार बार युद्ध में जहाँ जाते थे युद्ध में, तो अपने पुत्र को लेकर के भी चले जाते थे, जिसके कारण हुमायूं को क्या हुआ, हुमायूं को कुछ ज्ञान आ गई और उसमें से ये प्रांगत हो गए। प्रांगत तो हो गए, लेकिन उसमें उन्होंने उसमें जिंदा रहते हुए जिसमें बाबर ने बोला था कि अपने भाइयों के बीच अपने भाइयों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में अपने राज्य को विस्तारित से फैला लेना, और क्या करना, सभी बांट करके बांट करके क्या करना, क्षेत्रों का अधिकार करना या अपना चलाना। तो उन्होंने क्या किया, तो देखिए हुमायूं कितना दिलदार है, अपने जीते जी हुमायूं ने भी क्या किया, अपने सभी क्षेत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया और सभी भाइयों को अलग अलग क्षेत्र को अधिकार करने के लिए छोड़ दिए। देखिए जैसे कामरान थे, कामरान ने क्या किया, काबुल और कंधार को दे दिया। अफगानिस्तान के क्षेत्रों में कंधार और काबुल को क्या कर दिया, इसको कामरान को दे दिया, और ये कंधार और काबुल किसने चलाने लगा, कामरान ने चलाने लगा। अस्करी ने संभल को दे दिया, अस्करी को संभल को दे दिया, और हिंदाल को मेवात को दे दिया, और एक देखिए एक सुलेमान मिर्जा था, सुलेमान उसका चचा का बेटा था, सुलेमान चचा का बेटा था, उस चचा को बेटा को भी क्या कर दिया, ये दे दिया। और देखिए बदख्या दे दिया। कहा जाता है कि हुमायूं जो थे,
हुमायूं जो थे बदखिया में ही रह करके पहले सैनिक क्षेत्र अर्थात सैनिक के ज्ञान को अध्ययन सैनिक सब के क्षेत्रों में और इसका सुलेमान के जहाँ जो क्षेत्र दिया बदख्यासा वहीं जाकर के रह करके इन्होंने भी हुमायूं ने भी सैनिक का ज्ञान लिया था और वहीं जाकर के क्या बोलते हैं उसको सेनापति रहे और वहाँ सेनापति रह करके भी उनमें जा कर के ये सब वहीं पर एक तरह से समझिए कि ज्ञान की प्राप्ति की थी और वही क्षेत्र को सुलेमान मिर्जा को दे दिया कि जाओ भाई तुम उस क्षेत्र पर अपना राज्य चलाना और अधिपति को चलाते रहना। देखिए क्या हुआ, बाबर का विरासत, देखिए बाबर इसके पिताजी रहे तो विरासत का अर्थात उसके पिताजी के द्वारा हुमायूं के पिता के द्वारा अर्थात बाबर के द्वारा जो भी क्षेत्र जीते हुए थे उन सारे क्षेत्रों पर इसको दे दिया क्या, राज चलाने के लिए और अधिकार चलाने के लिए और अधिकार करने के लिए। और इन्हीं जीते हुए क्षेत्रों पर क्या हुआ, बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया, बांट दिया और दूसरे को दे दिया। इसी के कारण इसका विरासत जो थी वो अफगान की दूसरा बात, ये विरासत के बारे में जानिए, बहुत सारा धन दौलत था इसके पास, जो भी जीता हुआ, जो भी अपने 4 साल के अंतर्गत जो भी अपना क्षेत्र बना कर रखे थे बाबर ने, वो किसके पास रह गए, हुमायूं के विरासत में रहा। अगला रहा अफगान की समस्या। अफगान की समस्या क्या था, अफगान की समस्या जो थी, अफगान इसके सामने बहुत शक्तिशाली था अर्थात ये अफगानों के लिए जो था इनकी एक समस्या बनी हुई थी। दूसरा था हुमायूं की व्यक्तिगत, हुमायूं के द्वारा जो सैनिक थे इनका समूहन और सैनिक का जो जिस तरह से नेतृत्व करना चाहिए वह इसको हुमायूं को नहीं आता था। इनके व्यक्तित्व में भी प्रॉब्लम था। देखिए अगला बात आता है कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। अब बात आता है कि हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वह कौन कौन रहे। देखिए हुमायूं के द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे, एक कलिंदार पर आक्रमण, एक कलिंदार था। देखिए ये कलिंदार जो है वो कलिंदार पर आक्रमण किया, जहाँ की कलिंदार का एक पहले से शासक था जिसका नाम क्या था, रुद्र प्रताप याद रखिए, प्रताप रुद्रदेव वहाँ के शासक थे। उनके साथ इनका क्या हुआ, इनके साथ ये क्या हुआ, अफगानों के साथ जो रुद्र प्रताप जो थे उसका अच्छा संबंध था। अफगानों के साथ उनका संबंध और दोस्ती और मित्रता थे, जिनके कारण देखिए क्या हुआ, उनके साथ मित्रता हुआ। किसका, हुमायूं का मित्रता हुआ। और हुमायूं का मित्रता होने के बाद कलिंदर से क्या किया, धन और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर एवं संधि हुमायूं वापस लौट गया। उसको गेट पर ही हुमायूं को उसके कलंदर प्रवेश होने से पहले ही उसको क्या क्या धन और उसके क्षतिग्रस्त जो भी हुआ था उसके युद्ध में, उस क्षतिग्रस्त मतलब जो भी चीज उससे क्षति हुआ उसको पूर्ति करने के लिए किसने, प्रताप रुद्रदेव ने उसको क्या किया, क्षतिपूर्ति किया, जिसके कारण हुमायूं क्या किया, हुमायूं का उससे दोस्ती हुआ। देखिए कहा क्या, इसका यहाँ भी एक गलती हो गया। इसका एक गलती कैसे हुआ कि अगर उन क्षेत्रों पर यह पहले से अधिकार कर अपना सत्ता बना लेता तब तो इसको पुनः दूसरा इसका कारक नहीं बन सकता कि यह इसका विरोधी बनेगा, इसका विरोधी बनता। इन्होंने क्या किया, उसके साथ संधि बना लिया, दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया, जिनके कारण इसके साथ उलट गया था। देखिए आगे मिलेगा आपको, कहता है अगला आता है दूसरा जो है वो आता है दोहरिया का युद्ध। इसको कहता है दोहरिया युद्ध। क्या कहते हैं इसको, दोहरिया युद्ध। ये दोहरिया युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। ये अफगान के शासक महमूद लोदी, देखिए महमूद लोदी जो थे, जैसे कि आप पहले भी पढ़े थे घाघरा के युद्ध में जो था वही यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच क्या हुआ, संघर्ष हुआ। इन्हीं का बदला मतलब उसके पुश्तैनी झगड़ा अर्थात इसके पिताजी के जिसके साथ युद्ध हुआ था वह किसके साथ, उसके बेटे के साथ लड़ गया, अर्थात हुमायूं के साथ लड़ा और हुमायूं के साथ लड़ा मोहम्मद लोदी, और जिसमें कि हुमायूं का संघर्ष हुआ, हुमायूं का संघर्ष हुआ और हुमायूं उस क्षेत्र पर क्या हुआ, जीत गया। जैसे जीतने के बाद इसका वो क्षेत्र को जीतते हुए वो आगे की ओर अग्रसर हुआ। और एक आता है क्या, चूनागढ़ का घेरा, यह कब हुआ था, 1532 में। अब आता है हुमायूं ने चूनागढ़ को शेर खां और शेरशाह सूरी एक ही है, ध्यान दीजिए। शेर खां का नाम कब से आने लगा, शेरशाह सूरी और शेर खां, इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे जो शेर खां के लिए स्पेशल होगा। इसी के द्वारा सराय और
जहाँ जहाँ वो बनवाए, धर्मशालाएँ बनाए और सराय बनवाए रहने के लिए, और ग्रेंटेड रोड बनवाए, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले कभी मतलब एक इसके लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको क्या होगा, इनके बारे में विशिष्ट जानकारी होगी। देखिए उससे क्या हुआ, हुमायूं ने चूनागढ़ को शेर खां से छीनना चाहा, पर उसके साथ क्या हो गया, दोस्ती हो गई, संधि हो गया। यहाँ भी इसका पुनः दोस्ती गलती हो गया कि उसके साथ इन्होंने क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। और दोस्ती करने के बाद शेर खां ने अपने पुत्र को, अपने बेटा को ही कुतुबू उसका पुत्र का ही नाम था, और कुतुबू के साथ उसको पुत्र को क्या बना दिया, उसका सेनापति बना दिया। किसका, हुमायूं का सेनापति बना दिया, मतलब हुमायूं के साथ रहेगा, उसी के साथ उसका सेवा करने के लिए भेज दिया। और इन्हीं सेवा करने के कारण उसका क्या हो गया, अर्थात क्या बोलते हैं उसको, अर्थात आदमी के 32 दांत में और एक दांत जुड़ गया, अर्थात 33 दांत यहाँ पुड़ा रहा था। अर्थात उसका एक दुश्मन रहने के बावजूद भी उसके साथ जो दोस्ती हुआ, दोस्ती होने के बाद शेर खां ने अपने पुत्र को कुतुबू को खां को क्या कर दिया, उसका सेनापति में बना दिया। और सेनापति बनाने के कारण ये देखिए आगे चल करके उसका दुश्मन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए बदला, अगर दोस्ती ना करती तो क्या इसको हुमायूं को कभी मजाल था कि हुमायूं को वो पछाड़ सकता। लेकिन आगे चल के बेदनी ने आगे चल करके क्या आगे चल करके शेर खां ने क्या कर दिया, उसको पराजित कर दिया। इसी का एक कारण बन गया था। अगला बात आता है बहादुर शाह के संघर्ष। देखिए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहादुर शाह का संघर्ष। बहादुर शाह का संघर्ष करने का मतलब इसी में एक इसको राखी भेजवाया था, जिसमें कि बोला था कि अगर आपका महजब क्या है उसमें खतरे में है, और इसी खतरे में के लिए मेरा एक क्या करें, सहायता प्रदान करें, जिसके कारण अगर आप मेरे महजब खतरे में है, अगर आप मेरा सहयोग करते हैं तो मैं भी आपका सहयोग करूंगा। इसी में यह बात कहा गया था, जिसमें कि ऐसा बात कुछ नहीं माना, जहां इसने हुमायूं ने ऐसा कुछ भी नहीं माना। और इन्होंने क्या किया, अपने जो अधिकार करने का, जो वर्चस्व बढ़ाने का, जो अपना राजपाटों को लेकर के, सैनिकों के साथ लेकर के युद्ध में परस्पर बने रहे, जिनके कारण क्या हुआ, यह युद्ध को जीत करके आगे चलते गया। देखिए क्या हुआ, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने हुमायूं का क्या संघर्ष हुआ, हुमायूं के साथ संघर्ष हुआ। और हुमायूं ने यह मालवा एवं गुजरात, ये दो ऐसे विशिष्ट रहा, मालवा और गुजरात पर वह क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। परंतु 1 वर्ष के अंदर ही ये गुजरात और मालवा ये दोनों क्या हो गया, स्वतंत्र हो गए। इन्होंने क्या किया, थोड़ा अपने वर्चस्व को क्या करने लगा, धीरे धीरे मतलब ढील कर दिया, जिनके कारण यह स्वतंत्र रूप पुनः होने लगा। देखिए अब बात देखिए, जितना इंपॉर्टेंट आप इधर नहीं देखें उतना इंपॉर्टेंट इधर है, क्योंकि यहाँ देखिए चूनागढ़ जो है, चूनागढ़ का विजय के बारे में जानिए। देखिए क्या है, कहता है हुमायूं ने चूना के किलों पर अधिकार किया। अब इन्होंने क्या किया, पूरा अपने सेना को लेकर के अधिपत्य को जमाने के लिए एकदम कंटिन्यू बढ़ते रहे और आगे की ओर बढ़ता रहा। जैसे आगे की ओर बढ़ा तो चूनागढ़ जो है, यहाँ देखिए चूनार के किलों पर उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। चुनार से आगे बढ़ा और हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। चुनार से जीत करके, चुनार के किलों पर जीत करके उन्होंने क्या किया, बंगाल पर जाकर के बंगाल पर भी अपना क्या किया, अधिकार बनाया। और उधर अब देखिए, और उधर आगरा में हिंदाल, अब देखिए उसका भाई था हिंदाल, किसका, हुमायूं के हिंदाल जो थे। और हिंदाल ने क्या कर, उसका भाई जो थे हिंदाल ने अपने आप को वहां स्वतंत्र घोषित करके राजा महसूस अर्थात बादशाह का उपाधि और स्वतंत्रता पूर्वक उन्होंने क्या करने लगा। देखिए आगरा में उसका जो हिंदाल थे, हिंदाल ने स्वयं को एक स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। और इसी बादशाह घोषित करने के कारण तो अपना उसका एक वर्चस्व बना, जिसके कारण देखिए क्या हुआ, उसी के एक आता है कर्मनासा नदी, एक कर्मनासा नदी और गंगा नदी। उसी कर्मनासा और गंगा नदी के बीच में ही आता है कौन, चौसा आता है। और उसी चौसा में, इस चौसा का युद्ध हुआ था, उसी चौसा क्षेत्र में चौसा का युद्ध हुआ था। जब कब हुआ था, 1539 में। एक कर्मनासा नदी और क्या था, गंगा नदी, इन्हीं दोनों का कर्मनासा और ये गंगा नदी के बीच आसपास ही एक चौसा नदी है। जब आप मैप देखिएगा ना तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा। तो उसी में ये बताया गया है कि शेर खां ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया। और हुमायूं का जौन जो बचाया, एक निजाम नामक किसने, भिस्ती ने बचाया था, जो कि
उसी समय में शेरशाह की क्या हुआ था, उपाधि मिली थी। चलिए हम बताते हैं आपको इसमें हुआ क्या था। शेरशाह ने एक बहुत एकदम क्या बोलते हैं उसको, मायने लगा करके, दिमाग लगा करके इन्होंने बहुत दिनों तक उसका चारों तरफ किलाबंदी जो कर दिया गया था, घेर जो दिया था, घेर करके चारों तरफ से उसकी सेना ने ये इंतजार कर रहा था कि कब इस सब नदियों में पानी भरे। और इन्होंने जून और जुलाई में इस सब महीने में क्या क्या इन्होंने आक्रमण किया था। जून जुलाई अर्थात भादो आता है ना, सावन भादो, सब उसी सब महीने में पूरा नदियों में पानी आ गई थी। उसी पानी आने के कारण ये पानी का इंतजार कर रहा था। उसी पानी में क्या हुआ, इसकी जब आक्रमण किया तो आक्रमण करने के दरमियान इसका घोड़ा सहित क्या हो गया था, डूब गया था। वही डूबने के कारण उसका एक वही नाविक था जो निजाम नामक, जो हुमायूं का एक जान जो बचाया था, निजाम नामक किसने, भिश्ती अर्थात नाविक ने बताया था, जो कि नाव चलाते हैं, उन्होंने इसको बचाया था। अब आता है कन्नौज, जो कि विलग्राम युद्ध 1540 की रही। और इसमें देखिए थोड़ा सा क्या रहा, हुमायूं को जो शेरशाह ने पराजित किया था, देखिए यहाँ पर लिखा है, हुमायूं को शेरशाह को ही शेरशाह सूरी कहते हैं, ध्यान दीजिए, शेरशाह ने पराजित किया। और आगरा देखो, हुमायूं को हराने के बाद, हुमायूं यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा, शेर खां है ना, यही शेर खां का यही गलती है जिसके कारण इसको हरा दिया था। शेरशाह ने पराजित कर दिया और आगरा के दिल्ली पर अधिकार किया, और हुमायूं और सिंध नहीं, यहाँ देखिए, आगरा और दिल्ली पर आक्रमण कर लिया, जिनके कारण इसको क्या होना पड़ा, इसको क्या करना पड़ा, सिंध भागना पड़ गया। किसको, हुमायूं को सिंध भागना पड़ गया। हुमायूं को कहाँ भागना पड़ गया, सिंध भागना पड़ गया। चलिए अब निष्कासित रहता है कि बचे हुए समय में उन्होंने क्या किया, कुछ देखिए थोड़ा सा। जब भागने के बाद निष्कासित जीवन 1540 से लेकर के 1555 के बीच में देखिए उन्होंने क्या किया। कहा था 1541 में एक हिंदाल के गुरु, देखिए हिंदाल उसका भाई था। एक सुनिए एक बात, देखिए हुआ कि 55 के पहले ही उसका सभी भाई मर गया था। किसका, हुमायूं के सभी भाई, अर्थात कौन, कामरान भी मर गया, अस्करी भी मर गया और हिंदाल भी मर गए। कहता है कि कामरान का क्या हुआ था, हुमायूं ने ही उसका दोनों आंख निकलवा दिया था। किस लिए, उसका काबुल वाला जो क्षेत्रों पर इस दोनों भाई में टक्कर चलता रहा था, जिनके कारण हुमायूं ने क्या करवा दिया था, उनका दोनों भाई अपना भाइयों का ही मृत्यु करवा दिया था। तो आंख निकाल करके उसको कहाँ भेज दिया था, वो क्या बोलते उसको, आंख निकलवा दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसको शायद कहीं मक्का की कहाँ भेज दिया था, वहीं उसको भेज दिया था। ठीक है। और इसके बाद वाला बात, मतलब कि उसका जो दूसरा भाई रहा अस्करी और इसका हिंदाल, उसका भी आपस में क्या युद्ध में शायद उसकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में मैं विशेष बताने के लिए एक नया अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसके कारण इसके भाई के बारे में जान सकेंगे। लेकिन अभी हम लोग जान रहे थे हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के बारे में इतना हम लोग जान गए। तो यहाँ पर देखिए, और हुमायूं को जब शेरशाह को पराजित किया तो आगरा में उसकी दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। किसने, शेरशाह सूरी ने। और ये तो हुमायूं सिंध भाग गया था। लेकिन अब बात आते हैं विरासत पर। देखिए 1541 में हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली अकबर, इसके बारे में आप आगे पढ़िएगा, मीर अली अकबर कौन थे। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, हिंदाल के वो गुरु थे। हिंदाल के जो गुरु थे देखिए कौन थे, मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से उसका विवाह हुआ। और हुमायूं के सिया बनने पर शर्त पर ईरान शाह ने इसको हुमायूं की सहायता की। देखिए हुआ क्या, हिंदयाल जो थे, इनके गुरु का नाम था मीर अली अकबर, उसी के पुत्री से हमीदा बानो से इसका शादी हुआ। और हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं तो अब तो ये सोचने लगे कि अब हम तो मेरा संकट में है। तो इन्होंने क्या किया, ईरान के जो थे उनके शासक शाहजी, उन्होंने इसका क्या कहा कि अगर तुम मेरा इस सिया धर्म को अगर अपनाते हो तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, सहायता करूँगा। तो इसका जो ये मजबूरी रहा, जिनके कारण इन्होंने क्या किया, सिया, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, सिया बनने को शर्त पर ईरान के शाह ने हुमायूं को क्या की थी, सहायता प्रदान की थी। बात आता है कि भारत वह पुनः आए, जिसमें वह ईरान के बाद जो वाली बात हुई, जो ईरान के बाद वाली बात है, वह पुनः भारत पर विजय किया। और जब देखिए आए तो वह 1555 में एक मच्छीवारा युद्ध में जीतकर पंजाब जीता। और 1555 में वह एक सरहिंद युद्ध में हुमायूं ने क्या किया था, सिकंदर को हराया था। सिकंदर सूरी, देखिए सिकंदर सूर को पराजित कर वह सम्राट बनाया। लेकिन बात देखिए क्या हुआ कि एक ये पूछा जाता है बार बार कि यह सरहिंद के युद्ध में
हुमायूं ने क्या किया था, सिकंदर सुर को पराजित कर यह पुनः साम्राज्य बनाया था। और इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक दिन पनाह एक पुस्तकालय था। दिन पनाह एक पुस्तकालय था। इसी पुस्तकालय में उसकी जो सीढ़ियाँ थी, उसी सीढ़ियों से इसको उतरने के क्रम में ये शायद वो लुढ़क जाते हैं और लुढ़कने के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाती है। वह जैसे ही उतरते हैं वह मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक कि आपको पता है कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो 1556 ईस्वी में हुआ है। और इनके ज्योतिषियों पर विश्वास भी करते थे। ज्योतिषियों पर विश्वास करने का मतलब है इन्होंने प्रत्येक दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। लेकिन देखिए ज्योतिषी कहाँ कम दिया, बेचारा का मृत्यु हो गया। आप लोग भी ज्योतिषी पे नहीं रहिएगा फिर हम देखिए। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये बात है कि ज्योतिषी पे जो इन्होंने क्या सोचा था, प्रत्येक दिन नया नया कपड़ा पहनेंगे, नया नया शगुन बनेगा, नया नया तरह, बेचारा का सीढ़ी पर से लुढ़क गया। देखिए, हाँ देखिए तो ज्योतिषी पर इन्होंने नया नया कपड़ा जो पहन करके, नया नया कपड़ा पहन के, जो कि इन्होंने सोचता था कि हर दिन हर नया कपड़ा पहन करके एक नया सा, एक क्या बोलते हैं उसको, दिन मेरे लिए शुभ हो। लेकिन शुभ कहाँ हुआ, यहाँ इसके लिए वो शुभ हो गया। तो जैसे कि आप लोग देखें कि मेरा इस हुमायूं का जो पूरा वर्चस्व, जैसे कि आपने देखा कि हुमायूं का किस तरह से अधिपत्य रहा, किस प्रकार से इन्होंने अधिकार किया, किस प्रकार से अपनी शासन की और किस तरह से इसको युद्ध लड़ना पड़ा। तो बच्चों, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़रूर दूर तक शेयर करें, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक ज़रूर भेजें। मैं मिलता हूँ इसके तीसरे एपिसोड को लेकर के इनके उत्तराधिकारी अकबर के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं।